फ्रेंड्स, एज यू नो, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा पूरा चल रहा है, एंड इन दिस हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव डील्ड विद अ लॉट ऑफ एक्ट्स. फॉर एग्जांपल, first one was regulating act, second was Pitt's India Act. After that, four acts were related. These four acts, as you know, they are together called Charter Act. And after that, we have dealt with 1862 to 1909. जिन तीन acts को what do we call? Definitely, you all must remember Indian Council Act. आफ्टर दैट टू एक्ट्स, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिनमें ब्रिटिशर्स ने ये क्लियर कर दिया था कि दे विल स्टिल रूल इंडिया. एंड टुडे माय फ्रेंड्स, we will be going to deal with the last and full and final act, that is 1947 act, most important my favorite, Indian Independence Act, जिसमें आप सारी बातें वही सुनेंगे फ्रेंड्स which you all will like, that is the independence of our country, our own country India. अब फ्रेंड्स, एंड I forgot one act, that is 1850 Act, जिसने पूरा कंट्री का सिनारियो ही चेंज करके रख दिया और पूरी सिचुएशन ही रिवर्स कर दी. So friends, as you know, we have dealt with a number of acts, and today we are going to deal with the last act, that is 1947 Act. अब लेकिन फ्रेंड्स, ये जो 1947 का एक्ट है, इसका भी तो कुछ बैकग्राउंड होगा, as we have studied about the other acts. So definitely friends, इसका भी अपना एक बैकग्राउंड है, and which is a must important to study. And if I talk about the background of 1947 Act, so friends, it starts from the Second World War. I guess you all know about the World War, that the Second World War started in 1939. अब Second World War friends जब स्टार्ट हुआ था, so उसमें अगर हम बात करें तो उसके बाद भी ब्रिटिशर्स जो हैं उन्हें किसका सपोर्ट चाहिए था? दे रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ इंडियंस, एंड बट दिस टाइम द इंडियंस वर नॉट रेडी टू सपोर्ट, बिकॉज हमने 1914 से 1918 के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करके देखा है दैट व्हाट दे डू आफ्टर उनका मतलब निकल जाए. सो दैट्स व्हाई वी वर वेरी क्लियर दिस टाइम कि हमें क्या चाहिए, एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए, अदरवाइज वी विल नॉट सपोर्ट यू इन द वॉर. अब द ब्रिटिशर्स वर वेरी पैनिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उन्हें लगा कि हमें कैसे भी करके इंडियंस को अपने फेवर में लेना होगा. बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने क्या करा, इंडियंस को फेवर में लेने के लिए अलग अलग प्लान्स जो है ब्रिंग आउट करना स्टार्ट करे. अब लेकिन जो इंडियंस है वो उनकी इकलौती प्रॉब्लम नहीं थे पैनिक के कारण, देयर वर अदर प्रॉब्लम्स टू. फॉर एग्जांपल 1906 में मुस्लिम लीग जो बनाई गई थी, यू विल स्टडी अबाउट मुस्लिम लीग इन डिटेल इन हिस्ट्री, तो उसके जो हेड थे मोहम्मद अली जिन्ना, हु इज आल्सो कॉल्ड कायदे आजम. He has made up his mind that he wanted a separate nation for his people called Pakistan. मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी दो प्रॉब्लम्स थी, एक था कांग्रेस और एक थी मुस्लिम लीग. एक कांग्रेस जो इंडिपेंडेंट इंडिया मांग रही थी, और एक मुस्लिम लीग जो अपनी एक अलग ही डिमांड पाकिस्तान को फॉरवर्ड कर रहे थे. सो इन दोनों ग्रुप्स को कन्विंस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने तीन प्लान जो है वन बाय वन रोल आउट करे. August offer 1950, Cripps Mission 1942, and Babel Plan in 1945. And let me tell you very straight, इन सारे प्लान्स को इंडियंस ने क्या कर दिया, कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज इन ऑल द थ्री प्लान्स द ब्रिटिशर्स वर नॉट रेडी टू फ्री इंडिया. ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई भी अपनी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को क्यों छोड़ना चाहेगा. इन द सेम वे द ब्रिटिशर्स वर नॉट रेडी टू फ्री इंडिया, क्योंकि उनकी इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स इंडिया जो है बन चुका था. बट आफ्टर दैट ब्रिटिशर्स पास्ड अ न्यू प्लान कॉल्ड कैबिनेट प्लान इन 1946. एंड ये जो कैबिनेट मिशन था फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू अबाउट दिस प्लान. ये इट वाज द फर्स्ट प्लान in which the Britishers were granting independence to India, and even not dividing the Pakistan. For what I am trying to say कि ये ऐसा पहला प्लान था जिसमें इंडिया को इंडिपेंडेंट भी किया जा रहा था, एंड अदर देन दैट जो जिन्ना की पाकिस्तान की डिमांड है उसको भी फुलफिल नहीं किया जा रहा था. बट नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर वी ऑल नो that at present our country is divided into India and Pakistan. And if you talk about 1947, तो उस समय तो सर ये बांग्लादेश वाला जो पोर्शन है, इवन ये तक पाकिस्तान को मिल गया था. सो
बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जो कैबिनेट मिशन है ये पास हो गया था, एंड इवन जो मोहम्मद अली जिन्ना है, ही ऑल्सो पास दिस प्लान। उन्होंने भी ये प्लान एक्सेप्ट कर लिया था, एंड इट लेफ्ट द कांग्रेस इन शॉक कि आखिर जिन्ना इस प्लान के लिए कैसे एग्री हो गए, क्योंकि कांग्रेस ने ये प्लान एक्सेप्ट ही इसलिए किया था एंड में जाके कि अगर वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो जिन्ना क्योंकि इस प्लान को एक्सेप्ट कर चुका है, इस कारण उसे प्राइम मिनिस्टर ना बना दे। सो दैट वाज अ वेरी गुड स्टोरी टू रीड, जो आप हिस्ट्री में स्टडी कर सकते हैं। बट नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग ये कैबिनेट मिशन क्या है, बट यू मस्ट ऑल्सो बी थिंकिंग सर ये अगस्त ऑफर क्रिप्स मिशन और वेवल प्लान क्या है। सो लेट मी टेल यू स्ट्रेट, ये चीजें तो फ्रेंड्स आप हिस्ट्री में स्टडी करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में ही इनको डेप्थ में एक्सप्लेन किया जाता है। बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कैबिनेट मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर कैबिनेट मिशन भी एक हिस्ट्री में एक्सप्लेन करेंगे, सो व्हाई आर यू एक्सप्लेनिंग कैबिनेट मिशन? सो लेट मी टेल यू वेरी स्ट्रेट, आई गेस यू ऑल नो कि आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड बाय होम। If I ask you our Indian constitution has been made by whom, you all will say our Indian constitution has been made by Constituent Assembly. And there are many questions which are asked on a regular basis from the Constituent Assembly. And Constituent Assembly का जो foundation है friends, it is cabinet mission. So that's why I will teach you cabinet mission and Indian Independence Act in the today's lecture, and the tomorrow's lecture I will be explaining the Constituent Assembly, and with that we will roll our Indian Constitution फाइनली। चलिए स्टार्ट करते हैं कैबिनेट मिशन के से। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी थिंकिंग सर व्हाट इज कैबिनेट मिशन एंड व्हाई दिस नेम कैबिनेट मिशन। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स द कैबिनेट वर्ड, इट इटसेल्फ इज वेरी मच क्लियर। फ्रेंड्स अगर मैं इस मिशन की बात करूं, सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंग्लैंड, दैट इज पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड ग्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर। These all 3 are cabinet ministers of England. अब कैबिनेट मिनिस्टर्स अगर इंग्लैंड के कोई मिशन ला रहे हैं, सो उसका अपने आप में जो पावर है वो बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए फ्रेंड्स इसको नाम क्या दिया गया, दैट इज कैबिनेट मिशन। Now you must be thinking sir why it was brought, so I guess it is pretty clear to you now friends, I have already cleared कि कैबिनेट मिशन किस लिए लाया गया था, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर क्या कर सके, इंडिया को ट्रांसफर कर सके। बट नाउ यू स्टिल मस्ट बी थिंकिंग व्हाई वर दे एग्रीइंग ऑन ट्रांसफर ऑफ पावर्स। सो फ्रेंड्स लेट मी गिव यू अ फ्यू हिस्टोरिकल फैक्ट्स। फ्रेंड्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका एंड अदर यूएन कंट्रीज हैव मेड इट वेरी क्लियर कि कोई भी कंट्री अपनी कोई फॉरेन कॉलोनी नहीं रखेगी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट रूल इंग्लैंड जो है उसको अपनी सारी फॉरेन कॉलोनीज और जर्मनी जो है उसको अपनी सारी फॉरेन कॉलोनीज जो है वो फ्री करनी थी। सो दैट्स व्हाई द ब्रिटिशर्स वर इन अ हरी कि वो कैसे भी करके जल्द से जल्द इंडिया को क्या करे, लीव आउट कर दे, फ्री कर दे। Other than that, if you have studied things in detail in history, so friends जो नेवी है 1946 के अराउंड में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उन्होंने कुछ इंग्लिश पीपल को मार दिया, एंड दिस वाज वेरी थ्रेटनिंग फॉर द ब्रिटिशर्स कि अब तो इंडिया में राइट्स इतने बढ़ गए हैं कि कोई भी किसी को भी मार सकता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वर फीलिंग लाइक कि जस्ट लीव इंडिया एंड रन फ्रॉम इट जितना फास्ट हो सके, बिकॉज they don't want the rights of India, the blood shed in the rights of blood to be छींटे उनके ऊपर आ जाए। वो नहीं चाहते थे कि जो ब्लड बह रहा है इंडिया में राइट्स में उसके छींटे उनके सेल्फ के ऊपर आ जाए। सो द कैबिनेट मिशन was brought with the 2 main purposes, that is resolving the political deadlock between the Indian National Congress and All India Muslim League, because I guess friends you all know they have both have their own stance. For example, the Muslim League wanted the India divided, while the INC Indian National Congress wanted the India unified. The Muslim League की डिमांड को फ्रेंड्स अंडरस्टैंड करना, they were of the view कि हमारा जो लैंड है फॉर एग्जांपल ये स्टेट्स है हमारे, तो ये जो हमारे स्टेट्स हैं अगर हम इनके चीफ मिनिस्टर भी बन जाते हैं तो भी स्टिल क्या होगा, क्योंकि इंडिया में मेजोरिटी किसकी है, कांग्रेस की है।
So कहीं ना कहीं they will try to dominate, and that was not a good thing according to them. So they were of the view कि जो इंडिया है उसमें क्या करा जाए, उसमें जो सेंटर है उसको क्या करा जाए, बहुत ही वीक रखा जाए, और जो स्टेट्स हैं उन्हें क्या रखा जाए, बहुत ज्यादा पावरफुल रखा जाए. सो देवर ऑफ द व्यू कि या तो इंडिया को डिवाइड कर दिया जाए ताकि मुस्लिम्स ये इंश्योर हो जाए कि उनके जो लॉ है, अब ये मुस्लिम्स की व्यू नहीं है फ्रेंड्स, ये मोहम्मद अली जिन्ना के विचार हैं, ये मोहम्मद अली जिन्ना के थॉट्स हैं कि जो मुस्लिम्स जो हैं उनके जो राइट्स हैं वो डिनाई नहीं किए जाएंगे. तो ये इंश्योर करने के लिए वो चाहते थे या तो इंडिया का सेंटर बहुत वीक हो, या फिर अगर ऐसा नहीं होता है सो उनको एक अलग नेशन ही मिल जाए, दैट इज इंडिपेंडेंट पाकिस्तान. सो इसके कारण क्या होता था, डेडलॉक क्रिएट होता था, बिकॉज गांधी जी वॉज वेरी मच अगेंस्ट सेपरेशन. गांधी जी वॉज ऑफ द व्यू कि कुछ भी हो जाए बस भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए, इंडिया शुड नॉट बी डिवाइडेड. इसी से क्या होता था, एक डेडलॉक क्रिएट होता था. इस डेडलॉक को कैबिनेट मिशन जो है क्लियर आउट करना चाहता था, और जब ये डेडलॉक क्लियर होगा तभी तो फ्रेंड्स क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन पाएगी. आई गेस यू ऑल मस्ट बी क्लियर नाउ कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री को रन करने के लिए, और उसको बनाने वाली बॉडी कौन होती है फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसके बारे में हम डेप्थ में कल स्टडी करेंगे. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने के लिए क्या कहते हैं, उस पे दोनों पार्टीज मुस्लिम लीग और आईएनसी दोनों का कन्विंस होना जरूरी है. सो इसके लिए क्या लाया गया था फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन लाया गया था. दिस थ्री नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल मस्ट रिमेंबर दिस. अब यू मस्ट बी थिंकिंग कब लाया गया था. सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो इंडिया में आ गए थे 24 मार्च 1946 में. अब आते से वो कोई प्लान्स जो है अनाउंस नहीं कर पाए, बिकॉज आई गेस यू ऑल मस्ट अंडरस्टैंड टिल नाउ कि एक म्यान में दो तलवारें थी, जिनके अपने अपने अलग अलग क्या थे, थॉट प्रोसेस थे, जो कहीं ना कहीं कहीं भी मिल नहीं पा रहे थे. सो इसी के कारण जो कैबिनेट मिशन है उन्होंने क्या करा, क्योंकि दोनों एग्री नहीं हो रहे थे किसी भी पॉइंट पे, 16 मई 1946 को उन्होंने अपनी तरफ से एक प्लान अनाउंस कर दिया कि अगर आप दोनों इस पे अग्री हो तो हम इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर प्लान क्या था. सो फ्रेंड्स, प्लान वाज गिवन विद मेनी रिकमेंडेशंस. let me explain you. फर्स्ट ऑफ ऑल, they were of the view कि यूनिटी जो इंडिया की है वो क्या रखी जाए, रिटेन रखी जाए, मतलब इंडिया को पार्टीशन नहीं किया जाए. एंड आई गेस इट विल बी थॉट अ वेरी गुड पॉइंट फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड महात्मा गांधी कि इंडिया का डिवाइडेशन नहीं होगा. अदर देन दैट, आई गेस आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल कि पाकिस्तान लीडर्स और द मुस्लिम लीग लीडर्स मोहम्मद अली जिन्ना वाज ऑफ द व्यू कि अगर मुस्लिम्स के राइट्स प्रोटेक्ट करना है सो यूनियन को क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए. सो उसी के अकॉर्डिंग जो सेकंड पॉइंट है वो रखा गया कि यहाँ पे यूनियन क्या होगा, वीक होगा. सो आई गेस यू ऑल मस्ट अंडरस्टैंड कि ये पॉइंट मुस्लिम लीग के लिए बेटर होगा. अब स्टिल यू मस्ट बी थिंकिंग सर मुस्लिम लीग तो एक बहुत छोटा क्या कहते हैं पॉपुलेशन का क्या कहते हैं पार्ट था इंडिया का. सो व्हाई इट वाज गिवन सो मच इंपॉर्टेंस. सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, if you see the map of India at the time of 1947, so उसमें आप देखोगे ये ब्राउन एरियाज, ये जो ब्राउन एरियाज है फ्रेंड्स, दीज आर प्रिंसली स्टेट्स. तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स है ये उस वक्त क्या कहते हैं, ये अपना खुद का अलग गवर्नेंस चलाते थे. इसके अलावा ये ब्लू कलर में क्या होते थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस होते थे जिनमें हिंदू पॉपुलेशन रहती थी. और इसके अलावा ये ग्रीन कलर वाले प्रोविजंस हैं जहां पर या तो मिक्स पॉपुलेशन है या फिर मुस्लिम पॉपुलेशन ही क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में है. सो इंडिया आई गेस यू ऑल नो कि बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है. सो इतनी डाइवर्सिफाइड कंट्री को ब्रिटिशर्स ने कैबिनेट मिशन में ये प्लान दिया कि क्योंकि आपकी कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है तो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम एक लूज यूनियन का रिकमेंडेशन देते हैं जिसमें जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, ये क्या होंगे, ये अफेयर्स जो है सेंटर कंट्रोल करेगा. इसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रोविंशियल लेवल पर, स्टेट लेवल पर डायरेक्ट डील होंगे. व्हाट दे मीन टू से कि प्रोविंस अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, नेशनल लेवल पे इंडिया अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा. मतलब अमेरिका के जैसी हम क्या कहते हैं डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे.
अब आफ्टर लिसनिंग दिस, जो क्या कहते हैं मुस्लिम लीग लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, ही वाज प्रीटी हैप्पी. अदर देन दैट फ्रेंड्स, आई गेस यू ऑल मस्ट हैव स्टडीड आर्टिकल 248. सो आर्टिकल 248 में क्या दिया है फ्रेंड्स? इट इज रेस्यूजरी पावर इन इंडिया. मुझे बताइए प्रेजेंटली साइबर क्राइम जैसे सब्जेक्ट्स जिनके बारे में कहीं भी रिटर्न नहीं है, उन पे लॉ कौन बनाता है? डेफिनेटली यू ऑल विल से इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन. बट इसमें यह दिया गया कि रेस्यूजरी पावर जो है वो सारे किसको दिए जाएंगे? प्रोविंसेस को दिए जाएंगे. मतलब फिर से ये पॉइंट किसके फेवर में? मुस्लिम लीग के फेवर में है. अब इसके बाद जो है इसमें बात करी गई कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? ये देखिए, ये ब्लू कलर वाले ये प्रोविंस है और ये राजपुताना प्रिंसली स्टेट्स है. ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाएंगे जिसमें क्या होंगे? हर प्रोविंस से क्या होंगे? एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन के लिए. आई गेस यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट लोकसभा एंड राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी विच आई टॉट यू इन आर्टिकल 82. सो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन के लिए क्या होगा? कैंडिडेट्स जो है इलेक्ट करेंगे. अब डेफिनेटली फ्रेंड्स इनका एक फिक्स नंबर होना चाहिए. सो इनका एक फिक्स नंबर रखा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स होंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो फैक्चुअल डेटा है ये एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आउट किए जाते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स होंगे जिसमें 296 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस से आएंगे और 93 प्रिंसली स्टेट से, रियासतों से, राजा महाराजाओं के यहां से आएंगे. 296 में से 292 जो है वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से होंगे. 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस जो हमने कल 1935 के एक्ट में डिस्कस किए थे. एंड 4 मेंबर्स जो हैं चीफ कमिश्नर प्रोविंस से होंगे. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर चीफ कमिश्नर प्रोविंस कल भी आपने अच्छे से क्लियर नहीं करा था. सो लेट मी टेल यू फॉर नाउ, ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे: दिल्ली, कुर्ग, अजमेर एंड बलूचिस्तान. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर दिल्ली और अजमेर तो ठीक है, पर ये अजमेर और बलूचिस्तान क्या है? सो लेट अजमेर नहीं सॉरी कुर्ग और बलूचिस्तान क्या है? सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जो पाकिस्तान है वहां का रीजन जो है वो कहलाता है बलूचिस्तान, और जो कर्नाटक है उसके पास का एक रीजन है कुर्ग. आप मैप में गूगल करिए, आपको इजीली ये क्लियर हो जाएगा. आई लेट मी शो बलूचिस्तान. ये देखिए फ्रेंड्स, ये बलूचिस्तान है जो एक्चुअल में पाकिस्तान को नहीं दिया था, बट बाद में उन्होंने इस पर क्या कहते हैं इन्वेजन करके इसको अपने अंडर में ले लिया था. जैसे चाइना ने तिब्बत को क्या करा है, आई गेस यू ऑल नो, अपने अंडर में ले लिया है. एंड इवन वो नेपाल तक को अपने अंडर में लेना चाह रहा है. अब इसमें अगर मैं बात करूं, आई हैव सीन फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इन अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि सर ये 290 फिगर्स में बड़ी कंफ्यूजन होती है. कुछ किताब में ये फिगर्स मिलते हैं 296 सीटें, जनरल, मुस्लिम, सिख. तो लेट मी टेल यू प्रीटी स्ट्रेट कि फ्रेंड्स आई गेस यू ऑल मस्ट अंडरस्टैंड कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कम्युनिज्म बहुत कर रखा था हमारे यहाँ. सो जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने इसमें भी क्या करा था? कम्युनिज्म करा था कि जनरल के अलावा उन्होंने कुछ सीटें क्या रखी थी? मुस्लिम्स के लिए रखी थी कि इन सीटों पर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट क्या होंगे? स्टैंड आउट करेंगे. और कुछ सीटें उन्होंने सिख के लिए रखी थी कि इन सीटों पर सिर्फ सिख लोग जो है स्टैंड आउट करेंगे. और जनरल सीटें वो सीटें जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख कोई भी स्टैंड हो सकता है. सो दैट्स व्हाई मोहम्मद अली जिन्ना वाज वेरी हैप्पी कि ये 79 सीट्स तो हमारी हैं ही सही, और इनके अलावा हम इन 13 सीट्स में से भी कुछ सीटें जीत जाएंगे तो हम इवन इंडिया में मेजोरिटी जो है वो गेन कर सकते हैं. दैट्स व्हाई मोहम्मद अली जिन्ना वाज फीलिंग गुड अबाउट दिस प्लान. बट द मेजर थिंग इसके कारण मोहम्मद अली जिन्ना सपोर्टेड दिस प्लान. Friends, this plan divided India into 3 sections: Section A, Section B, Section C. Now you must be thinking, sir, Section A, B, C क्या है? So friends, देखिए colored portions में clear out किया गया है कि जो center वाला portion है इसे क्या बोला गया? Section B बोला गया, Section A बोला गया, जिसमें हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है. इसके बाद ये वाला पोर्शन क्या है? सेक्शन बी बोला गया. और ये वाला पोर्शन क्या है फ्रेंड्स? सेक्शन सी बोला गया. एंड व्हाट डिड दे फाउंड कि भैया ये जो पॉपुलेशन है यहाँ पर क्या है? हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ पर जो है मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, और यहाँ पर क्या है? मिक्स पॉपुलेशन है जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है. और बोला गया कि इन सेक्शंस में भी इवन आफ्टर 5 इयर्स ऑफ गैप अगर कोई स्टेट चाहता है कि वो अपना सेक्शन चेंज कर ले, सो दे कैन डू दैट
अगर ये राजपुताना वाला पोर्शन जो है, जो कि सेक्शन बी में है, अगर इट फील्स लाइक, सॉरी, जो सेक्शन ए में है, जो सेक्शन ए में है, अगर इट फील्स लाइक कि ये सेक्शन बी में जाना चाहता है, सो दैट कैन ऑल्सो बी डन। एंड दैट वाज ब्रिंगिंग अ स्माइल ऑन मोहम्मद जिन्ना अली जिन्नास फेस कि जितना मैं पाकिस्तान के लिए एरिया मांग रहा हूं, बिकॉज ही वॉज ऑफ द व्यू कि मैं पाकिस्तान के लिए एरिया कितना मांग रहा हूं, सिर्फ ये एरिया मैं पाकिस्तान के लिए मांग रहा हूं, बट अदर देन दैट मुझे ये एरिया भी पूरा मिल जाएगा। एंड इसके अलावा जो दूसरे एरियाज है, मैं 5 साल के बाद जो है उनको भी किसी तरह से मैनिपुलेट करके अपने में मिला सकता हूं। सो ही वाज ऑफ द व्यू कि जितना बड़ा पाकिस्तान मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, उससे भी बड़ा टेरिटोरियल रीजन जो है मुझे इंडिया से इजीली मिल जाएगा। दैट्स व्हाई ही एक्सेप्टेड दिस प्लान even before INC, Indian National Congress, on 5th of June, and it led to Indian National Congress in a shock कि कैसे जिन्ना ने इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। और इस प्लान में इसका कंक्लूजन पढ़े, we see that though the cabinet may plan rejected the idea of separate Pakistan, yet it grouped the provinces in such a way that it gave weightage to the idea of Pakistan because the section B would get ऑलमोस्ट कंप्लीट एटोनॉमी। सो इससे मोहम्मद अली जिन्ना इस प्लान से कन्विंस हो गए कि ये मेरे ही फेवर का प्लान है। बट if I tell you about the reaction to the cabinet mission plan, so मुस्लिम लीग ने फ्रेंड्स फर्स्ट तो इस प्लान को अप्रूव कर लिया, बट आफ्टर द इलेक्शंस दे वर लेफ्ट इन अ शॉक, क्योंकि जो इन सीट्स पे जब इलेक्शन हुए, सो यू विल बी वेरी फैसिनेटेड टू नो अबाउट द रिजल्ट। इन के इलेक्शंस में कांग्रेस ने टोटल जो है, अब ध्यान से सुनिएगा, 213 में से नहीं, इवन कांग्रेस के भी कुछ मुस्लिम कैंडिडेट्स और सिख कैंडिडेट्स थे। फॉर एग्जांपल मौलाना अबुल कलाम आजाद, ही वाज अ मुस्लिम कैंडिडेट। 79 सीट्स मुस्लिम लीग के लिए रिजर्व नहीं की गई है, 79 सीट्स आर रिजर्व फॉर मुस्लिम पीपल, ठीक है। तो उसमें कांग्रेस के लोग भी स्टैंड कर सकते हैं। सो 208 सीट्स जो है इन 296 में से कांग्रेस ने जीत ली। इसके अलावा फ्रेंड्स 73 सीट्स जो है मुस्लिम लीग ने जीती, एंड 15 सीट्स जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जीती। मतलब जो जिन्ना है उनका सपना कहीं ना कहीं यहाँ पर टूटता हुआ उन्हें नजर आया, बिकॉज ही वाज होपिंग कि उन्हें 296 में से नियर अबाउट 150 के अराउंड सीट्स मिल जाएंगी, जिसके पास उनका इंडिया में इक्वल डोमिनेंस होगा। बट एज यू कैन सी इन द रिजल्ट कि 296 में से जो मुस्लिम लीग है उसे ओनली 73 सीट्स जो हैं वो मिली है, और मोस्ट ऑफ द सीट्स किसके पास है, कांग्रेस के पास है। इसीलिए मुस्लिम लीग ने पहले तो इस प्लान को अप्रूव कर दिया, बट आफ्टर विनिंग द इलेक्शन कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट कैन चेंज द स्कीम थ्रू इट्स मेजोरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब ये कांग्रेस ने क्लियर कर दिया कि जो कैबिनेट मिशन के प्रोविजंस हमें सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहे हैं, वो हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सिटिंग्स में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल उन्हें ये सेक्शन का प्रोविजन ही सही नहीं लग रहा था, उन्हें लग रहा था कि ये सेक्शन एबीसी पार्टीशन कंपलसरी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वॉलेंट्री, कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो सेक्शन ज्वाइन करो, नहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो नहीं करो। इट मेड द मोहम्मद अली जिन्ना वेरी फ्यूरियस, जिसके कारण उन्होंने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। एंड मुस्लिम लीग की सिटिंग हुई बॉम्बे में, जिसमें उन्होंने अपनी पाकिस्तान की जो डिमांड है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने रखा। एंड देयर वाज अ नारा व्हिच वाज वेरी पॉपुलर, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, ठीक है। सो ये इस तरह का नारा जो है दिया गया, एंड इवन ये डिक्लेयर किया गया 29 जून 1946 को कि देयर विल बी अ डायरेक्ट एक्शन डे ऑन, क्या कहते हैं, 16 अगस्त 1946, मतलब कि सीधी कार्रवाई की जाएगी एंड पूरे देश में दंगे किए जाएंगे। एंड इन दंगों के कारण जो इंडिया था, जो कि ये कैबिनेट मिशन प्लान जो है पसंद नहीं कर रहा था, उसने इसको तो एक्सेप्ट पहले कर ही लिया था, बट आफ्टर दैट जो इंडिया का पार्टीशन है उसको भी हमने एग्री कर लिया था, जिसके बाद जो है एक नया प्लान आएगा जो हम आगे स्टडी करेंगे। इंडिया में और पाकिस्तान के बीच में जो लगातार राइट्स थे, प्लान्स, उसी के कारण इंडिया जो है पार्टीशन के लिए एग्री हुआ था। वरना लेट मी टेल यू
जो जवाहरलाल नेहरू थे या महात्मा गांधी थे, दे वर नेवर इन द फेवर ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये डायरेक्ट एक्शन डे जैसी रेगुलर एक्टिविटीज के कारण अल्टीमेटली इंडिया वाज फोर्स टू स्टॉप द ब्लडशेड बिटवीन द इंडियंस एंड द पाकिस्तानीज, ठीक है, और आई शुड से हिंदूज एंड मुस्लिम। सो हुआ ये कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरी तरह से मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया, सो बाद में दोनों के लिए क्या करा गया, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनाने की बात फॉरवर्ड करी गई। और जब ऐसा हुआ, सो 389 में से 90 मेंबर्स कहां चले गए फ्रेंड्स, पाकिस्तान चले गए। एंड उसमें से फिर बचे कितने, 299, जो कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहलाई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बिफोर द पार्टीशन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389, आफ्टर द पार्टीशन दिस नंबर वाज रिड्यूस्ड टू 299, जिसमें से 229 मेंबर फ्रेंड्स कहां से आ रहे हैं, प्रोविंसेस से आ रहे हैं, यानी स्टेट से आ रहे हैं। एंड अदर देन दैट 70 मेंबर्स कहां से आ रहे हैं, प्रिंसली स्टेट से आ रहे हैं। आई गेस आपको यहां तक बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट कैबिनेट मिशन। अब इसी को यहां पर कंटिन्यू करते हैं। मुस्लिम लीग वांटेड अ सेपरेट नेशन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि वी हैव क्लियर्ड कैबिनेट मिशन प्लान। अब ऑन द अदर हैंड कांग्रेस वांटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट विथ मोर पावर देन द स्टेट गवर्नमेंट। आई गेस क्लियर है कि जो जिन्ना है वो वीक सेंटर मांग रहे थे और जो हम हैं वो स्ट्रॉन्ग सेंटर मांग रहे थे। और कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो एक्सेप्ट होने के बाद भी रिजेक्ट हो गया था, बिकॉज द थिंग इज मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो इसको बॉयकॉट कर गए थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सिटिंग्स तक को उन्होंने पूरा बॉयकॉट करने का डिसीजन ले लिया था। सो अब वापस से क्या हो गया फ्रेंड्स, एक डेडलॉक क्रिएट हो गया जो कैबिनेट मिशन ने सॉल्व कर दिया था, बट स्टिल वापस से फॉर्म हो गया था। इस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स इंडिया में एक पर्सन आए जिनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। अब लॉर्ड माउंटबेटन जब इंडिया में आए तो उन्होंने वापस इंडियंस और पाकिस्तानी दोनों से क्या करा, डिस्कशन स्टार्ट करा। और डिस्कशन स्टार्ट करने के बाद ही केम टू अ कंक्लूजन ऑफ माउंटबेटन प्लान, जिसे उन्होंने 3 जून को क्या करा, इंट्रोड्यूस करा। और 3 जून को इंट्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने इसमें बोला कि मैं इंडिया को डिवाइड तो कर रहा हूं, ट्राई टू लिसन वेरी केयरफुली, कि मैं इंडिया को डिवाइड तो कर रहा हूं, बट आई विल ट्राई टू रिटेन मैक्सिमम यूनिटी सेटिस्फाइंग द लीडर ऑफ बोथ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन वाज ऑफ द व्यू कि पार्टीशन को हम डिनाई नहीं कर सकते, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन तो करना ही होगा, बट स्टिल व्हाट आई एम ट्राइंग कि मैं इंडिया को जितना हो सकता है उतना ज्यादा यूनाइट रखूं। कांग्रेस ने इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया ताकि जो राइट्स इंडिया में चल रहे हैं और डेथ्स हो रही हैं वो सब स्टॉप हो पाए। एंड इसी प्लान के प्रोविजंस के तहत अकॉर्डिंग क्या करा गया, एक बिल पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ, दैट इज इंडियंस इंडिपेंडेंस एक्ट, द लास्ट एक्ट मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर इंडिया एंड द लास्ट एक्ट टू बी स्टडीड बाय अस इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लास। अब इस प्लान के अगर प्रोविजंस की बात करें तो फ्रेंड्स वेरी इजी और वेरी सेटिस्फैक्टरी प्रोविजंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट मार्क द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब कि फाइनली एक ऐसा एक्ट आया जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया में जो है स्टॉप हो जाएगा। एंड इसमें सबसे मेन एक अच्छी बात जो मुझे लगती है कि जो इंग्लैंड का के क्या कहते हैं एम्पियर थे, उनके टाइटल्स में से एक टाइटल जो है वो हट जाएगा, दैट इज एम्पियर ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स अगर आप हिस्ट्री में चीजें डिटेल में स्टडी करते हैं, सो आई गेस इन हिस्ट्री यू हैव मस्ट हैव स्टडीड शिलालेख, कि जो पुराने क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं एम्पियर्स होते हैं, उनका पूरा स्टोन कार्व कराया जाता है जिसमें उनके अलग अलग टाइटल्स लिखे जाते हैं, दैट बाय व्हाट नेम्स दे कैन बी कॉल्ड। सो उसी तरह से इंग्लैंड के रूलर को जो 1858 है उसमें एक टाइटल दिया गया था एम्पियर ऑफ इंग्लैंड। सो ये टाइटल क्या करा गया, इस एक्ट के जरिए हटा दिया गया। Other than that, from this act, India is declared independent and sovereign state from 15th August 1947. 15 अगस्त 1947 से इंडिया को इंडिपेंडेंट और सोवरेन डिक्लेयर कर दिया गया। Now you must be thinking, sir, this sovereign word we have studied. Definitely, friends, we all have studied sovereign while discussing preamble of the Indian Constitution.
Other than that, Indian Independence Act provided for partition of country and creation of two independent dominions, India and Pakistan, which is to be effect from 15th August 1947. Yes friends, India and Pakistan, but Pakistan की अगर मैं बात करूं friends, it was not only the region which you know was given to Pakistan. Other than that, बांग्लादेश वाला रीजन भी पाकिस्तान को ही मिला था. एंड बांग्लादेश वाले रीजन के अलावा जो पाकिस्तान को रीजन फिलहाल कंसिस्ट होता है, वो जो कंसिस्ट होता है उसमें आता है पंजाब. पंजाब के ऊपर फ्रेंड्स जो एरिया आता है उसको कहते हैं हम NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस. इसके अलावा जो लोअर रीजन आता है इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स बलूचिस्तान, और उसके ऊपर का जो रीजन आता है उसे हम कहते हैं सिंध. सो इन सब रीजन्स को टोटल करके क्या होता है, पूरा पाकिस्तान जो है, जो हम प्रेजेंट में देखते हैं, उसका फॉर्मेशन जो है होता है. अब आफ्टर दिस अगर हम बात करें तो हाँ जी, बलूचिस्तान, सिंध, NWFP और वेस्ट पंजाब, इन चारों से कंसिस्ट होगी पूरा पाकिस्तान जो है उसका फॉर्मेशन होता है. अब इसके अलावा अदर देन दैट, इट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स फ्रॉम 15th अगस्त 1947. मतलब कि फ्रेंड्स जो क्या कहते हैं ब्रिटिश पैरामाउंसी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. सर व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स डेट फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ब्रिटिशर्स ने टाइम टू टाइम जो है इंडियन रूलर्स से वॉर्स करे थे, और उन वॉर्स को करने के बाद उन्होंने इंडियन रूलर्स से प्रिंसली स्टेट से कई सारी ट्रीटीज करी थी, जिसके कारण उनका कई सारे प्रिंसली स्टेट्स पे काफी कंट्रोल था. सो ये पूरा कंट्रोल जो है ये एंड हो जाएगा कब से? 15th अगस्त 1947 से. एंड इसके बाद देयर इज अ प्रोविजन which is much havoking, जिसने सबसे ज्यादा हैवोक क्रिएट करा है, that it granted freedom to the Indian princely states either to join the dominion of India, dominion of Pakistan or remain independent. सर स्ट्रैटेजिकली क्या कहना चाह रहे हैं आप? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फ्रेंड्स जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, जिसके अगर मैं बात करूं, जिसके पेन और जिसके अगर मैं बात करूं जिसका जो टॉक्सिन है वो आज भी हम बियर करते हैं, दैट इज कि इसमें प्रिंसली स्टेट्स को ये बोला गया था कि या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लीजिए, या तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो इंडिपेंडेंट रहिए. जिस टॉक्सिन के कारण इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद भी जो जूनागढ़ है, कश्मीर है और हैदराबाद है, ये तीनों रीजन्स क्या रहे थे? इंडिपेंडेंट रहे थे. ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों के इंडिपेंडेंट होने के बाद भी किसी का भी पार्ट नहीं बने थे. एंड आई गेस इफ यू रिमेंबर, जो हरि सिंह जी हैं, जिनको हमने आर्टिकल 1 to 4 स्टडी करते वक्त जो है क्लियर आउट करा था, जो कि जम्मू कश्मीर के रूलर थे, उन्होंने इंडिया के साथ क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट तो बन गया था पर कंडीशनली बना था, और आर्टिकल 370 में उसको बहुत सारी स्पेशल पावर्स थी जो हमने लास्ट ईयर ही फिनिश करी है, जिसके बाद इंडिया का एक बहुत बड़ा बर्डन जो है वो कम हुआ है. सो दे वर क्लियरली टोल्ड कि या तो आप इंडिया को ज्वाइन कीजिए या पाकिस्तान को, या फिर इंडिपेंडेंट रहिए. सो मोहम्मद अली जिन्ना was always pretty happy with this provision too, because try to understand, he got the power to manipulate. and if you remember, जूनागढ़ के जो रूलर है मोहम्मद महाबत खान जी, उनको भी मैनिपुलेट करके जूनागढ़ को इवन पाकिस्तान का पार्ट तक बना लिया गया था. बट आई गेस यू ऑल मस्ट रिमेंबर कि तब क्या करा गया था, इंडिया ने जूनागढ़ का हुक्का पानी ही बंद कर दिया था, बिकॉज ऑफ विच जूनागढ़ जो है वो लास्ट में जो भुट्टो जी हैं, वो इंडिया के 8 नवंबर को भुट्टो जी जो हैं वो इंडिया को जूनागढ़ जो है वो हैंडओवर करने के लिए पोस्ट हो गए थे. आफ्टर दिस ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज एबॉलिश. अब ऑब्वियसली फ्रेंड्स जब ब्रिटिशर्स जा रहे हैं तो उनकी जितनी भी मशीनरी है, उनका जितना भी पूरा का पूरा रूल का जो भी प्रोविजंस है, वो सब भी क्या होंगे, इंडिया लीव करके जाएंगे. सो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी जो है वो एबॉलिश कर दिया गया. अदर देन दैट ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय भी क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया. और दोनों के दोनों डोमिनियंस के लिए एक गवर्नर जनरल अपॉइंट करने की बात की गई. नाउ अब आपको फिर कंफ्यूजन होगा कि सर बड़ा कंफ्यूजन हो गया है. सो नथिंग टू बी कंफ्यूज, गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग,
फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, ओ सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आएंगे उसके बाद, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगेन वॉरेन हेस्टिंग। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज विलियम बेंटिक। फिर उसके बाद वाइसरॉय ऑफ इंडिया, सो वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन, डेफिनेटली ऑल रिमेंबर फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। आफ्टर दैट अगेन ट्राई टू लिसन वेरी केयरफुली, अगेन वापस से पोस्ट क्या आ गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पर ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन सा है, ये इंडिपेंडेंट वाला है फ्रेंड्स। सो देखिए पीएससी आपको कई बार कैसे क्या कहते हैं कॉट करने की कोशिश करती है। इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सो योर आंसर विल बी विलियम बेंटिक। But if the question is asked about the first Governor General of Independent India, so your answer will be Lord Mountbatten. If the question is asked last Viceroy of India, your answer will be Lord Mountbatten. ठीक है। एंड इंडियन, अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सारा ध्यान से स्टैंड आउट करिए, दोनों डोमिनियंस के लिए एक गवर्नर जनरल अपॉइंट करने की बात की गई, जिसमें इंडिया ने लॉर्ड माउंटबेटन को फोर्स करा कि आप ही हमारे क्या बन जाइए, गवर्नर जनरल बन जाइए। बट इफ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, सो फ्रेंड्स कायदे आजम was a very strict leader. He was of the view कि मेरी कंट्री का गवर्नर जनरल मैं खुद ही बनूंगा। सो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल खुद कौन बन गए, ये मोहम्मद अली जिन्ना जी बन गए, जिसका क्या कहते हैं नुकसान भी उन्हें हुआ जब वॉर हुआ 1948 में जम्मू कश्मीर वाला। सो उसमें जो ब्रिटिश आर्मी पाकिस्तान में पोस्टेड थी, उसे उन्होंने कमांड करा कि आप मेरी तरफ से इंडिया से फाइट करिए। तो उन्होंने वो कमांड एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया कि हम सिर्फ लॉर्ड माउंटबेटन का कमांड फॉलो करते हैं, यू आर नो वन टू कमांड अस। ठीक है, वेरी गुड थिंग टू स्टडी। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडियन इंडिया, ठीक है, मतलब फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऐसा ही पूछा जाता है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। सो उसमें आपका आंसर होगा सी राजा गोपालाचारी, जो कि आफ्टर लॉर्ड माउंटबेटन के ब्रिटेन लौट जाने के बाद हमने भी अपनी तरफ से क्या कहते हैं गवर्नर जनरल बनाया था, दैट इज सी राजा गोपालाचारी। सो सी राजा गोपालाचारी और लॉर्ड माउंटबेटन दोनों नाम आपको क्लियर होने चाहिए। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द एग्जाम्स। ठीक है, अब जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट है, वो भी डेफिनेटली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब ब्रिटिशर्स जा रहे हैं तो उनकी पूरी मशीनरी क्या होनी है, डिसॉल्व होनी है। सो उनकी मशीनरी में ये भी क्या हो गया, बकायदा डिसॉल्व कर दिया गया। अदर देन दैट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है दोनों डोमिनियंस की, वो क्या होगी, वो बकायदा वही क्या होगी, लेजिस्लेचर के तौर पे वर्क करेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब स्टूडेंट था तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि जब अगर हम इंडिया की बात करें, सो इंडिया वाज फ्रीड इन 1947, बट इफ यू रिमेंबर जो इंडिया में इलेक्शंस हुए और प्रॉपर लोकसभा आई, तो प्रॉपर लोकसभा राज्यसभा इंडिया में 1952 में आई। सो इफ इस 5 ईयर पीरियड में जो रूल जो है वो आखिर किसने करा, 5 ईयर पीरियड को किसने गवर्न करा। सो इस 5 ईयर पीरियड को फ्रेंड्स किसने गवर्न करा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने गवर्न करा। और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनी तरफ से क्या इलेक्ट करी, इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब टाइम बीइंग के लिए गवर्नमेंट क्या करी, इलेक्ट करी। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी, दोनों डोमिनेंस की ये अपनी तरफ से एक लेजिस्लेचर क्या करेगी, अपने अपने डोमिनेंस के लिए अपॉइंट करेगी। Other than that, it empowered the constituent assemblies of each dominion to frame and adopt any constitution for their respective dominion or nation. फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल 26 जनवरी 1950 हम सब सेलिब्रेट करते हैं, तो उसकी सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, यही होता है कि उस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या करा था, इनेक्ट करा था। बट द मेजर थिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन वाज व्हाट, कि हम जो इंडियंस है वी वर वेरी हैप्पी कि हम फाइनली अपना खुद का एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना पाएंगे
जिसमें हम अपने आप को अपने अकॉर्डिंग गवर्न करेंगे। वी विल लिव अकॉर्डिंग द लॉज मेड बाय अस ओनली। सो ये पावर भी कहां से मिलती है, इसी एक्ट से मिलती है। एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो फॉर यू कि ये एक्ट जो है साफ साफ बोलता है कि इफ इंडिया वांट्स टू डिनाई दिस इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, सो इंडिया के पास इस एक्ट के जरिए ये पावर भी है, वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी क्या कर सकता है, अपनी बिल के अकॉर्डिंग डिनाई कर सकता है। एंड दिस इज वेरी वेरी फैसिनेटिंग। सो फ्रेंड्स, इस तरह से क्या हुआ, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, इसने जो टिरनी की ब्लैक नाइट थी ब्रिटिशर्स अंपायर की, वो जो 200 साल से ऑनगोइंग थी, उसे कंप्लीटली क्या कर दिया, फिनिश आउट कर दिया, गुलामी की जंजीरों से हमें आजाद कर दिया। एंड भारत में एक न्यू सनराइज जो है हुआ, एक नए सूरज का उदय हुआ। इसी सूरज के उदय के साथ मैं अपने आज के सेशन को एंड करना चाहूंगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इफ यू हैव एनी डाउट्स, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय फॉर नाउ।